नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जून सन 2024। 6 जून यानी आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। दक्षिण हरियाणा में खिसकने लगी रामपुरा हाउस की सियासी जमीन, लड़खड़ाते हुए राव इंद्रजीत ने लगाया जीत का छक्का। हिसार सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने चौटाला परिवार के तीनों सदस्यों को हराया। इस तरह लिखी गई जीत की कहानी। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, बताएंगे पूरी अपडेट। कांग्रेस की फूट में किरण चौधरी को हो सकता है नुकसान, मंत्री जेपी दलाल की विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ी भाजपा। आशा स्कूल हिसार जॉब्स अपडेट, आशा स्कूल हिसार में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, बिजली बिल रेटों को रखा ज्यों का त्यों, बिलों के रेटों में नहीं की बढ़ोतरी। हरियाणा में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन तारीखों पर रद्द रहेगी हिसार तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन। सरकारी नौकरी अपडेट, आईडीबीआई बैंक में निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, रिजर्व कैटेगरी को फीस में छूट, लास्ट डेट नजदीक। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई, यूपी राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे अधिक नुकसान, 2019 के मुकाबले सीटें 20% घटी। एनडीए गठबंधन की पहली बैठक, 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल, मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग की। इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक हुई, गठबंधन की 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। सरकार बनाने पर खड़गे बोले सही समय पर सही फैसला लेंगे। और चुनाव नतीजों पर मोदी को आधी दुनिया से बधाई मिली। नेतन्याहू बोले हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, तो वहीं मैक्रों बोले मेरे प्रिय मित्र मोदी को बधाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 5 जिलों रोहतक, हिसार, सिरसा, मेवात, महेंद्रगढ़ और जींद में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। उम्मीद है कि यहां आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी चलने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान हल्की बादलवाई देखने को मिलेगी, कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर है। अलर्ट के अनुसार कई जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन उससे तापमान में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं देगा। आज यानी 6 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गर्मी से जरूर कुछ राहत मिल सकती है। धीरे धीरे तापमान में दोबारा से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद पूरे महीने भर बदन झुलसाती गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता देंगे आशा स्कूल हिसार सैन्य स्टेशन में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आया यानी महिला स्वीपर पुरुष उम्मीदवार 8वीं पास होनी चाहिए। तो वही मेल हेल्पर यह पद स्पेशल एबल्ड के लिए आरक्षित है। तो वही स्कूल बस ड्राइवर के लिए अभी तक 10वीं पास होनी चाहिए तथा उनके पास बस चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर महिला, स्पेशल एजुकेटर महिला, कार्यालय सहायक, सह कंप्यूटर ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट महिला आदि के पदों पर भी भर्तियां होंगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2024 है। तो वहीं इंटरव्यू की तिथि 27 और 28 जून 2024 तय की गई है। देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। कई बड़े दिग्गज नेताओं को हार का स्वाद चखना पड़ा है। चुनाव परिणाम में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपने सहयोगी दलों यानी एनडीए के साथ सरकार बनाती दिख रही है। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ पिछली बार सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार आधी सीटों से हाथ धोना पड़ा है। पार्टी इस बार मात्र 5 सीटें ही जीत पाई है। इनमें से भी 2 सीटों भिवानी और कुरुक्षेत्र में पार्टी हारते हारते बची है। यहाँ जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। उम्मीद के मुताबिक हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। जल्द ही हम इस पर चिंतन और विश्लेषण करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। हम और अधिक बेहतर तैयारी के साथ चुनावी रण में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद हरियाणा विधानसभा में आंकड़ों में फेरबदल हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर बनी हुई है। हलोपा के गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के समर्थन के बाद भी भाजपा विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर दूर है। इधर विधानसभा में कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो यदि एक साथ आए तो सैनी सरकार की परेशानी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में सरकार को संकट से बाहर निकालने के लिए अब बीजेपी ने हाल ही में समर्थन
वापस लेने वाले 3 निर्दलीय विधायकों पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 87 रह गई है। मुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक वरुण मुलाना की अंबाला लोकसभा सीट से जीत, सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से रणजीत चौटाला का इस्तीफा और निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की मौत के बाद यह स्थिति बनी है। ऐसे में अब 87 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 44 रह गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसी साल यानी 13 मार्च को बहुमत साबित किया था। इसके बाद फिर 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इतना समय बीतने के बाद हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फिलहाल बीजेपी सरकार गिरने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। यहां से चौधरी देवलाल परिवार के 3 सदस्य चुनावी रण में थे, तो वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश उर्फ जेपी को प्रत्याशी बनाया था। जेपी ने इस सीट पर जीत हासिल कर चौटाला परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ हार का स्वाद चखाया है। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने कुल 5,70,424 वोट हासिल करके सूबे की नायब सैनी सरकार में बिजली मंत्री एवं बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला को 63,381 वोटों से शिकस्त दी। रणजीत चौटाला को 5,07,043 वोट मिले हैं, जबकि जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला और आईएनएलडी प्रत्याशी सुनैना चौटाला को 22 हजार के करीब वोट मिले हैं। इन दोनों ही प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जयप्रकाश उर्फ जेपी ने इस जीत के साथ ही हिसार लोकसभा सीट पर 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाई है। उनका चुनाव पूरी तरह से जनता ने लड़ा और बीजेपी को हराने के लिए निकले किसानों ने बम्पर वोटिंग कर जेपी को जीत का आशीर्वाद दिया। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को नारनौद, उचाना और उकलाना से जबरदस्त बढ़त मिली, जो आखिर तक जारी रहते हुए जीत की पटकथा लिखी गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैतृक गांव सांगी में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव बनियानी में 4 बूथ में से 3 पर भाजपा विजयी रही, जबकि 1 बूथ पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की सभी 10 सीट जीतकर कांग्रेस का सफाई कर दिया था, लेकिन अब की बार भाजपा व कांग्रेस दोनों को ही 5-5 सीटें मिली है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट से एक तरफा 3,45,329 वोटों के मार्जिन से भाजपा के अरविंद सर्मा को हराकर पिछली बार का हार का बदला चुका लिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार वापसी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा न केवल अपने गढ़ में मजबूत हुए हैं, बल्कि प्रदेश की बागड़ व जीटी रोड बेल्ट में भी तीर निशाने पर लगा है। अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के गढ़ में पार्टी के प्रत्याशी ही पिछड़ गए। भिवानी जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इनमें तोसाम कांग्रेस नेता किरण चौधरी व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल का गढ़ माना जाता है, जबकि लोहारू से भाजपा के विधायक जयप्रकाश दलाल प्रदेश में वित्त मंत्री है। कांग्रेस के महिला नेता किरण चौधरी के गढ़ में भाजपा सेंध लगाने में सफल रही है, जबकि वित्त मंत्री के गढ़ में कांग्रेस बढ़त बनाने में सफल रही। भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को लोहारू से 63,890 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को यहाँ 72,209 वोट मिले हैं। भाजपा को यहाँ 8319 मतों से पिछड़ना पड़ा, जबकि लोहारू विधानसभा में सबसे अधिक मतदान हुआ था। अधिक मतदान का नुकसान भाजपा के प्रत्याशी को ही माना जा रहा था, नतीजों ने साबित भी कर दिया। इसी तरह तोसाम भिवानी क्षेत्र में कांग्रेस नेता किरण चौधरी विधायक है। ये किरण का गढ़ भी है। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी ने सेंधमारी की है। तोसाम से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को 73,187 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को 65,124 वोट मिले हैं। तोसाम से भाजपा प्रत्याशी को 8,063 वोटों की बढ़त मिली है। कांग्रेस की फूट की वजह से तोसाम में भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचा माना जा रहा है। वहीं अब कांग्रेस की आपसी गुटबाजी चुनाव के समय अधिक मुखर हो गई थी। इसके पार्टी हाईकमान में भी इसका नकारात्मक संदेश गया, जिसका किरण चौधरी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं भाजपा भी अब अपने ही मंत्री के गढ़ में भाजपा प्रत्याशी के पिछड़ने की वजह की समीक्षा करेगी। दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में दशकों से सियासी दबदबा रखने वाले रामपुरा हाउस की राजनीतिक जमीन अब खिसकने लगी है। यहां से रामपुरा हाउस की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे राव इंद्रजीत सिंह भले ही लगातार छठी बार सांसद बनने में कामयाब रहे हों, लेकिन हार जीत का मार्जिन बेहद ही कम रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने दबदबे वाली रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत कोसली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को जीत हासिल हुई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पिछले 2 चुनाव लाखों वोटों के मार्जिन से जीतने वाले राव इंद्रजीत के लिए इस बार जीत का आंकड़ा उसके सियासी वजूद पर सवाल खड़े कर रहा है। राव इंद्रजीत सिंह को अपने पैतृक हलके यानी रेवाड़ी, बावल और पटौदी में उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिल पाई। काउंटिंग की शुरुआत में तो ऐसा भी लग रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी फिल्म अभिनेता राज बब्बर उन्हें पटक नहीं दे सकते हैं, लेकिन आखिर में राव इंद्रजीत 75,079 वोटों से इस सियासी रण को फतेह करने में कामयाब रहे।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी ट्रेन के माध्यम से हिसार से तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो एक बार इस खबर को अवश्य देख ले, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने सीकर से होकर चलने वाली हिसार तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन के 2 फेरे रद्द कर दिए हैं, क्योंकि इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है। इसमें सीकर के रास्ते चलने वाली ट्रेन नंबर 09715 हिसार तिरुपति स्पेशल ट्रेन 22 और 29 जून को रद्द रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09716 तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन 25 जून और 2 जुलाई को रद्द रहेगी। ये दोनों ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरती हैं। दोनों ट्रेनों का सीकर रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट के लिए ठहराव रहता है। हरियाणा में अब बिजली निगम ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और डिजिटल तरीके से भुगतान के लिए स्मार्ट मीटर स्कीम में तेजी ला दी है। इसी के चलते प्रदेश के 10 जिलों में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बिजली निगम की तरफ से सिरसा, फतेहाबाद और जींद सर्कल के लिए 681 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं। अब प्रदेश के अन्य जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का विभाग कार्य शुरू करेगा। इसको लेकर सर्कल के अनुसार करोड़ों रुपए के टेंडर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता मोबाइल के जरिए मीटर की निगरानी कर पाएंगे, तो वहीं उपभोक्ता मीटर को प्रीपेड भी करवा सकता है, यानी जितने रुपए का रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली मिलेगी। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। यदि उपभोक्ता प्रीपेड प्लान का लाभ नहीं लेना चाहता है तो सामान्य मीटर की तरह बिजली बिल उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर आता रहेगा और उसे उपभोक्ता वर्तमान की तरह भरकर बिजली आपूर्ति ले सकेंगे। अधिकारियों की माने तो स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता और विभाग दोनों को फायदा होगा। जहां उपभोक्ता अपनी मर्जी के अनुसार बिजली बिल का प्रयोग कर पाएगा, तो वहीं विभाग के कर्मचारियों की बिल देने और मीटर के तेज चलने जैसी समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसमें सभी बीपीएल परिवारों को यह लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मकान को बनाए हुए अगर आपको 10 साल या फिर इससे अधिक का समय हो गया है या फिर मकान मरम्मत योग्य हो गया है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। जरूरी कागजात की बात करें तो प्रार्थी की परिवार पहचान पत्र, आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी/बीसी आदि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या फिर पानी बिल में से कोई भी 2, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात होने जरूरी हैं। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव के 160 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। इस एग्जाम का आयोजन 2 जुलाई 2024 को ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 20 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को 1,000 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। आरक्षित श्रेणी के लिए फीस 200 रुपए तय की गई है। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 29,200 रुपए से लेकर 34,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। लास्ट डेट 7 जून 2024 तय की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 सीटें कम है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है, तो वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2 यानी 1 कैबिनेट व 1 स्वतंत्र प्रभार मांगा है, तो वहीं मांझी ने 1, शिंदे ने 2 यानी 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वायदा किया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीत लिया। न्यूयॉर्क के नसाउ इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड की टीम को 96 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजों ने 13वें ओवर में टारगेट चेज कर लिया। रोहित शर्मा ने 50 लगाई। इंडिया और आयरलैंड मैच से पहले भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भारत को सपोर्ट करने पहुंचे।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सेंसेक्स 2303 अंक की तेजी के साथ 74,382 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में 735 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 22,620.35 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी दिखाई दी, तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72 रुपए सस्ता होकर 71,897 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी 486 रुपए सस्ती होकर 88,351 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,750 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,800 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।